अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या प्लूटो पर ज़िंदगी मुमकिन है? प्लूटो की सतह किस तरह की है? प्लूटो का एटमॉस्फेयर कैसा है? देखिए प्लूटो की इन तस्वीर को, जिनको देखकर नासा के साइंसदान हैरान रह गए। ये है वो स्ट्रक्चर जो क्रैब अपने अंडे देने के लिए पूरे साहिल समुंदर पर बनाते हैं, ताकि इनके बच्चे अंडों से बाहर निकलते ही खुराक की तलाश में पानी में भाग निकलें। इनको जहन में रखते हुए ज़रा आप इन स्ट्रक्चर पर नज़र दौड़ाएं, जो खुद नासा के न्यू होरिज़ॉन स्पेस प्रोब ने प्लूटो की बर्फानी सतह पर कैप्चर किए। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बिल्कुल क्रैब होल से मिलते जुलते हैं। एंड यू नो व्हाट द वाइड पार्ट, नासा के मुताबिक प्लूटो के जिस रीजन पर ये स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, एग्जैक्टली इस जगह पर प्लूटो का तकरीबन सारा लिक्विड पानी बर्फ़ की सतह के नीचे छुपा हुआ है। क्या प्लूटो की सख्त सर्द जगह के नीचे भी क्रैब जैसी कोई मखलूक जिंदा है? नासा वालों ने अपने न्यू होरिज़ॉन स्पेस मिशन के तहत बहुत सी ऐसी हाई डेफिनेशन तस्वीर ली हैं जो कुछ इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। ज़रा इन इमेजेस को भी देखो। ये प्लूटो के माहौल की तस्वीर है, जो नासा के मुताबिक बिला किसी आतिशबाज़ी के फटने के जहरीली गैसों से भरती जा रही है, विच इज़ काइंड टू सिमिलर टू अर्थ एज वेल। हमारी ज़मीन पर भी 2 सेंचुरीज में इंसानी सरगर्मियों ने तेज़ी से माहौल को जहरीली गैसेस से भर दिया है। तो ऑल इन ऑल प्लूटो दूर से जितना पुरसकून दिखाई दे रहा है, शायद वो इतना पुरसकून नहीं है। न्यू होरिज़ॉन स्पेस प्रोब मिशन के तहत भेजी गई हाई डेफिनेशन इमेजेस में एक बहुत ही अजीब तस्वीर मिली। वो ये है एरोकोट। ये एक स्नोमैन के शक्ल का एस्टेरॉयड है जो प्लूटो के पीछे छुपा हुआ था। अगरचे नासा के मुताबिक ये कोई आम एस्टेरॉयड नहीं है, बल्कि एक किस्म का टाइम कैप्सूल है, क्योंकि एस्टेरॉयड आमतौर पर इस शक्ल के नहीं होते। आखिर प्लूटो अपने अंदर और कितने राज छुपाए बैठा है? प्लूटो हमेशा से ही नासा के लिए एक क्यूरियोसिटी वाला सब्जेक्ट रहा है, क्योंकि 2006 से पहले हमारे पास जो प्लूटो की सबसे क्लियर तस्वीर थी वो कुछ ऐसी दिखाई देती थी। यानी कि हम लिटरली जुपिटर और सैटर्न के बारे में प्लूटो से ज़्यादा जानते थे, और इसीलिए नासा ने 2006 में स्पेशली प्लूटो को स्टडी करने के लिए एक स्पेस प्रोब लॉन्च किया, जिसे न्यू होरिज़ॉन स्पेस का नाम दिया गया। इस प्रोब का मिशन था बेसिकली जितना जल्दी हो सके प्लूटो के हाई डेफिनेशन इमेजेस को नासा को भेजना था, और इसके ज़रिए प्लूटो की सतह और इसके माहौल की पूरी कहानी ज़मीन के लोगों को बताई जा सके। और अपने 9 सालों के तवील सफ़र के बाद ये घड़ी फाइनली आ चुकी है। न्यू होरिज़ॉन ने अपनी पहली हाई डेफिनेशन तस्वीर नासा को भेजी, और इस तस्वीर के मिलते ही इट वाज क्लियर। नासा ने ये ऑब्ज़र्व किया कि प्लूटो की सतह पर दिल की शक्ल का एक समूह खित्ता है, जिसे स्पुतनिक प्लैनम कहते हैं, जो प्लूटो के बाकी सरफेस के मुकाबले में बस अभी अभी बना है। बट लिटरली वो इतना रिसेंटली बना है कि आप कह सकते हैं कि जब इंसान बंदरों से इंसानों में तब्दील हो रहे थे, तब साइमल्टेनियसली प्लूटो पर यह दिल बन रहा था। और यही वजह है कि नासा वाले कहते हैं कि प्लूटो बाकी बंजर प्लैनेट के मुकाबले में ज़मीन से ज़्यादा मिलता जुलता है, क्योंकि जैसे ही न्यू होरिज़ॉन ने प्लूटो के इस दिल पर थोड़ा सा और जूम किया और इसकी तस्वीर ली, उन्होंने देखा दूर से हम एकदम स्मूथ और प्लेन नज़र आने वाला रीजन असल में ऐसे बर्फीले पॉलीगोनल साख्तों से भरा हुआ है, जो स्ट्रक्चर दरअसल इस सिंपल प्रोसेस से बने हैं जो हम अपने घर के फ्रिज में रखकर भी कर सकते हैं। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, अगर आप अपने आइस ट्रे में पानी भर के इसे फ्रीज़र में 1 साल के लिए रखकर छोड़ देते हो, तो आप नोटिस करोगे कि 1 साल के बाद इसमें रखा आइस बिल्कुल गायब हो जाएगा।
फ्रेंड्स, ये इसीलिए होता है कि लंबे अरसे के लिए फ्रिज में रखी बर्फ पानी बने बगैर सीधा भाप बनकर इवेपोरेट हो जाती है, जिसे साइंटिफिकली सब्लिमेशन प्रोसेस कहते हैं। और यही वो प्रोसेस है जो प्लूटो के इस दिल जैसे स्ट्रक्चर में मैसिव पॉलीगॉन और क्रैब होल जैसी अजीब स्ट्रक्चर बना रहे हैं। और अब इस सब्लिमेशन प्रोसेस की एक और एग्जांपल है, वो है ड्राई आइस। तो ड्राई आइस को जैसे ही हम बाहर निकालेंगे तो वो लिक्विड में तब्दील हुए बगैर गैस बनकर इवेपोरेट हो जाती है। दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। अब यहाँ पर एक स्टडी के मुताबिक आज से 66 मिलियन साल पहले एक बड़ा सा मेटेओराइड ज़मीन के साथ टकराया था, और इसी तरह आज से 10 मिलियन साल पहले पॉसिबली एक बड़ा ऑब्जेक्ट प्लूटो से भी टकराया था। लेकिन क्योंकि प्लूटो सूरज से कोसों दूर है और मेजरली नाइट्रोजन आइस से बना है, ज़मीन के इस इम्पैक्ट क्रिएटर में आज पानी भरा हुआ है और प्लूटो के इम्पैक्ट क्रिएटर में आहिस्ता आहिस्ता नाइट्रोजन बनना शुरू हुआ। और वही नाइट्रोजन आइस जब सब्लिमेशन प्रोसेस के ज़रिए डायरेक्टली भाप बना तो वो भाप अपने नीचे की सतह को क्रैब होल और पॉलीगॉन जैसे अजीब से शेप में क्रेव करते हुए ऊपर उड़ गया। अगर ये थ्योरी एक्यूरेट है तो यस, प्लूटो का ये अजीब दिल जैसे नज़र आने वाला स्पुटनिक प्लैनम, इसमें मौजूद अजीब स्ट्रक्चर, प्लूटो का थिक एटमॉस्फेयर, इन सब चीज़ों के लिए, नेचर चीज़ों के लिए जिम्मेदार है। वो है नाइट्रोजन आइस की भाप। तो ऐसे में हमें क्रैब जैसे नज़र आने वाले और बिहेव करने वाले जिंदा जानवरों का ख्याल ख़त्म करना पड़ सकता है। तो शायद प्लूटो वाकई में ही इतना बंजर है जितने बाकी हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट, एक्सेप्ट कुछ चीज़ें अभी भी वहाँ पर समझ से बाहर हैं। जैसे नाइट्रोजन से बनी बर्फ़ सफ़ेद होती है। इस इमेज की बिना पर नासा का कहना है कि प्लूटो का मून शेरोन ओरिजिनली रेड नहीं था, इसे सफ़ेद प्लूटो ने एक रेड रंग के कंपाउंड से कोट किया है। दरअसल नासा के मुताबिक जब न्यू हॉरिजॉन प्रोब प्लूटो के थोड़ा करीब पहुंचा तो उसे एकदम प्लेन ब्राइटेस्ट सपाट स्पुटनिक प्लैनम के बिल्कुल करीब एक सबसे खुरदरा डार्केस्ट सपाट ठुल्लू मैकुला नजर आया। जब उन्होंने इस स्पॉट की केमिस्ट्री को थोड़ा डिटेल में स्टडी किया तो उन्होंने इस डार्केस्ट पार्ट में नाइट्रोजन के अलावा भारी मकदार में मीथेन और ईथीन हाइड्रोकार्बन जैसे हिस्से भी नजर आए। अकॉर्डिंग टू नासा, जब प्लूटो अपने अजीब ऑर्बिट में चलते चलते कुछ टाइम के लिए नेपच्यून के ऑर्बिट के अंदर आकर ऑर्बिट करने लगता है तो सूरज की तपश इन हाइड्रोकार्बन्स को थोलिन कंपाउंड में बदल देती है, और फिर प्लूटो की कमज़ोर ग्रेविटी की वजह से यही थोलिन इसके अपने एस्ट्रॉइड में मिक्स होकर इसे जहरीला बनाता है और फिर अपने करीब घूमने वाले मून शेरोन पर भी आकर डिपॉजिट हो जाता है। और ये सब इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि प्लूटो पर जो कुछ भी हो रहा है वो सब नेचुरल काजेज है। बट लेट होल्ड ऑन अ सेकंड, ये काफ़ी अजीब फैक्ट है। क्या आपने कभी सुना है कि ज़मीन पर या किसी दूसरे प्लेनेट पर ग्रेविटी अनइवन है? यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सेंटा क्रूज के एक लीड रिसर्चर प्रोफेसर फ्रांसिस नीमो ने न्यू हॉरिजन से मिले इमेजेस को स्टडी किया। उन्होंने प्लूटो के सरफेस पर कुछ क्रैक्स और फॉल्ट देखे जो बता रहे थे कि ये प्लूटो के स्पुटनिक प्लैनम रीजन में ग्रेविटी अनइवन है। एंड यस, नॉट मैग्नेटिक फील्ड, नॉट एटमॉस्फेयर, बल्कि ग्रेविटी अनइवन है। सो प्रोफेसर फ्रांसिस नीमो के मुताबिक प्लूटो का आइस दिल स्पुटनिक प्लैनम एक ऐसी ख़ास जगह है जहां अगर हम इसके अपोजिट साइड में एक इमेजिनरी लाइन खींचें तो वो सीधी लाइन प्लूटो के मून शेरोन से जाकर मिलती है। ऐसी इमेजिनरी लाइन को एस्ट्रोनॉमर टाइडल एक्सिस कहते हैं, जिसमें ज़रा से बदलाव से पूरे प्लैनेट का रोटेशन तब्दील हो जाता है। और ये प्रोफेसर फ्रांसिस नीमो ने कंप्यूटर सिमुलेशन के ज़रिए वेरीफाई भी किया है। इनका एनालिसिस ये भी कहता है कि प्लूटो करंटली स्लीपिंग पोजीशन में रोटेट कर रहा है और वो ओरिजिनली ज़मीन और बाकी प्लैनेट की तरह सीधा खड़ा होकर रोटेट करता था, लेकिन फिर इवेंचुअली स्पुटनिक प्लैनम के इम्पैक्ट क्रिएटर में चीज़ें बनने लगीं तो वहाँ का मास अनइवन होने की वजह से पूरे का पूरा प्लूटो स्पुटनिक प्लैनम की सिमत 120 डिग्री रोटेट हो गया।
अब कई सारी प्रीवियस थ्योरीज ये कहती हैं स्पुतनिक प्लानिंग में भारी चीज़ें कुछ भी नहीं बल्कि नाइट्रोजन आइस है, लेकिन प्रोफेसर निमो का कहना है नाइट्रोजन आइस अकेले इतना भारी नहीं होता कि पूरे प्लूटो को एक तरफ टिल्ट कर दे। ये सिर्फ तब ही मुमकिन हो सकता है जब स्पुतनिक प्लानिंग के नाइट्रोजन आइस की सतह के नीचे लिक्विड पानी से भरा हुआ ओशन मौजूद हो। और यही वजह थी कि मैंने शुरुआत में ऐसा क्यों कहा था कि प्लूटो हमारी ज़मीन की तरह ही है। इनफैक्ट एक रिसेंट सिमुलेशन ने यहाँ तक बताया कि इसके समंदर का सबसे डीपेस्ट पॉइंट हमारे मरीना ट्रेंच के 10 गुना ज़्यादा गहरा होना चाहिए टू मेक अप दैट अमाउंट ऑफ मास नो। ये कितना एक्यूरेट है ये तो तब ही मालूम होगा जब नासा प्लूटो के पीछे एरो कोड को डिटेल से स्टडी करेगा, जो इनके मुताबिक टाइम कैप्सूल की तरह काम करेगा और हमें प्लूटो और सोलर सिस्टम के बारे में पूरी कहानी बताएगा। दरअसल एरो कोड को स्टडी करना पूरी स्पेस इंडस्ट्री में शायद वो अकेला ऐसा मिशन होगा जो स्पेस प्रोब के लॉन्च होने के बाद डिसाइड हुआ था। लॉन्च से पहले नासा को पता ही नहीं था कि वो एग्जैक्टली है क्या। ये न्यू हॉरिजॉन के लॉन्च के बाद प्लूटो के अलावा और कौन से ऑब्जेक्ट को स्टडी किया जा सकता है ये जानने के लिए जब नासा हबल टेलीस्कोप के जरिए दूसरे ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रही थी तब उन्होंने प्लूटो के पास एक लंबा सा फियर सा ऑब्जेक्ट नजर आया और उन्होंने इसे भी लगे हाथों स्टडी करने का फैसला कर लिया। पर एरो कोड तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। न्यू हॉरिजॉन ने जब 2015-16 में प्लूटो की स्टडी मुकम्मल की, लिटरली इसके 3 साल बाद ही वो एरो कोड तक पहुंच पाई और फिर इसके इमेजेस निकालने शुरू किए। इसे आप थोड़ा सा गौर से देखोगे यू विल नोटिस ये नॉर्मल एस्टेरॉइड से काफ़ी मुख्तलिफ है। ये ऐसा दिखाई देता है जैसे किसी एलियन खलाई जहाज़ के 2 मॉड्यूल्स हों। इसके कुछ की हाईलाइट्स ये हैं कि ये नज़र आने में रेड रंग का है, इसकी सतह बिल्कुल हमवार और प्लेन है और इन सब से बेहतर ये कि ये एक्चुअली किसी एस्टेरॉइड से कोलाइड नहीं बल्कि एस्टेरॉइड से फ्यूज हुआ था। यानी इसका मतलब समझ रहे हो, हमारे सोलर सिस्टम के बाहर के किनारों पर कोलिजन जैसे सिंपल प्रोसेस भी इस तरह से नहीं होते जैसे मार्स और जुपिटर के दरमियान मौजूद एस्टेरॉइड बेल्ट में देखते हैं। एंड दिस जस्ट शोज कि हम अपने खुद के सोलर सिस्टम के बारे में कितना थोड़ा जानते हैं और यही वजह है कि नासा एरो कोड को सोलर सिस्टम का एक टाइम कैप्सूल मानती है जो हमें सोलर सिस्टम की तारीख के बारे में बहुत कुछ बता सकती है। अब नासा इस हिस्ट्री के पेज को कैसे और कब खोलता है ये तो वक्त ही बताएगा। अभी के लिए न्यू हॉरिजॉन के इन इमेजेस से प्लूटो जिसका नेचर अभी तक अननोन था, इनके बारे में साइंसदानों को काफ़ी दिलचस्प मालूमात दे चुका है और अब तक की हमारी हिस्ट्री में न्यू हॉरिजॉन प्लूटो के करीब जाने वाला पहला और आखिरी स्पेस क्राफ्ट साबित हुआ है। इसके अलावा जो दूसरा मिशन नासा ने लॉन्च किया था वो वॉयेजर था जिसने प्लूटो को बस दूर से ही देखा था और इस मिशन में नासा वालों ने ताजमहल और ट्रैफिक लाइट जैसे 116 इमेजेस एलियन को भेजे थे। जल्दी साइंस के मतलब वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।